ये वीडियो मेरी वर्ल्ड वॉर 2 सीरीज का चौथा वीडियो है। इस सीरीज का नाम है वर्ल्ड वॉर 2 फ्रॉम बिगिनिंग टू एंड। इस सीरीज में हम पूरी बात करेंगे कि वर्ल्ड वॉर 2 कैसे शुरू हुआ, कैसे कैसे प्रोग्रेस हुआ और कैसे एंड हुआ। इस सीरीज में अभी तक हम बात कर चुके हैं पहले 3 एपिसोड्स में जर्मनी के बारे में, जापान के बारे में। इस वीडियो में हम बात करेंगे यूरोप के एक और बड़े सुपर पावर के बारे में जिसने एक्सियल फोर्सेस को कंप्लीट किया था, इटली। मेरे हिसाब से इटली का केस बहुत ही यूनिक है। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में एलाइड साइड के साथ और सेकेंड वर्ल्ड वॉर में एलाइड साइड के अगेंस्ट लड़ाई की इटली ने, और इसका बहुत बड़ा क्रेडिट जाता है एक इंसान को। इसका नाम है बेनितो मुसोलिनी। कहानी शुरू होती है साल 1919 में। वर्ल्ड वॉर 1 अब खत्म हो चुका है और इटली है विनिंग साइड पे। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में लड़ने का मकसद यह था इटली का कि उनको ऑस्ट्रिया हंगरी के एम्पायर का बहुत सारा हिस्सा अपने कंट्रोल में चाहिए था। इसीलिए हालांकि वो शुरुआत में सेंट्रल अलायंस यानी जर्मनी के साथ पे थे, बट जब एक्चुअली लड़ाई शुरू हुई तो उन्होंने जाके यूनाइटेड किंगडम के साथ एक सीक्रेटली ट्रीटी कर ली कि अब हम आपके लिए लड़ेंगे जर्मनी के अगेंस्ट और ऑस्ट्रिया हंगरी पे अटैक करेंगे। इस सीक्रेट ट्रीटी के अंतर्गत इटली को प्रॉमिस किया यूके और फ्रांस ने कि अगर आप जीतते हो, अगर हम जीतते हैं तो आपको ऑस्ट्रिया हंगरी का इतना 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 एम्पायर मिलेगा। इस वजह से इटली ने पार्टिसिपेट किया ऑस्ट्रिया हंगरी के खिलाफ। बट जब एक्चुअली लड़ाई खत्म हुई और यूएस भी लड़ाई में आ गया था लास्ट में आते आते, तो ऐसा हुआ जब पीस कॉन्फ्रेंस होने लगी पेरिस में आके और जब बात करने लगे कि अब होगा क्या, किसको कितना हिस्सा मिलेगा, तब इटली ने ये देखा कि अमेरिका जो आ रहा है बाहर से, वो ये कह रहा है कि यार तुमने जो इतना मांगा है ना, इतना हिस्सा ऑस्ट्रिया हंगरी का, उतना तुमको नहीं मिलना चाहिए, क्योंकि जो वहां पे लोग रहते हैं वो इटालियन नेशनैलिटी के नहीं है और फिर से अगर तुमने उनको ऑक्यूपाई कर लिया तो फिर से वहां पे लड़ाई होगी। तो यूएस बहुत अगेंस्ट जा रहा था इटली के। ब्रिटिश और फ्रेंच लीडर्स बहुत नाखुश थे। वो चाहते नहीं थे कि इटली को हिस्सा मिले, क्योंकि वो जानते थे कि इटली के जितने भी अटैक्स हुए थे ऑस्ट्रिया हंगरी के एम्पायर पे, वो बहुत ज्यादा अच्छी तरह से नहीं हुए थे। उसके अलावा इटली ने बार बार रिसोर्सेज मांगे थे एलाइड साइड से, और उसके साथ साथ ऐसा लगता था ब्रिटिश और फ्रेंच फोर्सेस को कि ये जो इनको रिसोर्सेज देते हैं वो ढंग से इसको इस्तेमाल नहीं करते। कुल मिला के बात ये थी कि यूके, फ्रांस और यूएस भी चाहते नहीं थे कि इटली जितना मांग रहा है उतना उनको मिले। इस वजह से जब पीस कॉन्फ्रेंस शुरू हुआ 1919 में पेरिस में, तो इटली के लोगों को जब बताया गया कि भाई आपको इतना मिलेगा नहीं, तो वो लोग तो भाई नाखुश हो गए। उनको लगा कि ये क्या बात हुई यार, हमसे तो ये प्रॉमिस किया गया था। और वहां के जो लीडर्स थे वो एक्चुअली चले गए वापस और उन्होंने बोला कि हमसे पार्टिसिपेट ही नहीं करेंगे। और जब ये लीडर्स इटली में आए तो इटली की जनता ने भी बहुत हाहाकार मचाया कि यार ये क्या बात हुई, हमको धोखा दिया जा रहा है इस ट्रीटी में। बट कुछ समय के बाद वापस इटालियन लीडर्स गए और ट्रीटी ऑफ वर्साई पे उन्होंने साइन किया। बट कुल मिला के बात यह है कि इस ट्रीटी से इटालियन जनता खुश नहीं थी। उनको लग रहा था कि जो उन्होंने सैक्रिफाइस किया, इतने सोल्जर्स गवाए उन्होंने, उसका उनको उस हिसाब से उनको मिला नहीं हिस्सा ऑस्ट्रिया हंगरी के एम्पायर में। इसी सिचुएशन में, इसी अनस्टेबल सिचुएशन में एक आदमी धीरे 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 लोगों की नोटिस में आने लगा। ये आदमी कोई मिलिट्री लीडर नहीं था, कोई पॉलिटिशियन नहीं था, ये एक पत्रकार था, जर्नलिस्ट, और इसका नाम था बेनितो मुसोलिनी। साल 1910 में जब मुसोलिनी सिर्फ 27 ईयर्स का था, उस समय वो एक न्यूज़पेपर का एडिटर था और उसको पुलिस ने अरेस्ट किया क्योंकि वो भड़काऊ चीजें लिख रहा था और वायलेंस क्रिएट करवा रहा था। तो उस समय मुसोलिनी की थोड़ी थोड़ी रेपुटेशन बनने लग गई थी। उसके बाद साल 1915 में मुसोलिनी ने ज्वाइन किया इटालियन आर्मी को और फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में उसने पार्टिसिपेट किया। उसने लड़ाई की बैटलफील्ड पे और उसका रैंक था कॉर्पोरल। बट मुसोलिनी का बैटलफील्ड पे जो स्टिंट था वो बहुत लंबा नहीं था, क्योंकि उसको चोट लग गई और उसको डिस्चार्ज कर दिया गया। 1918 में लड़ाई खत्म हुई, आर्मिस्टिस पे साइन हुआ और वापस मुसोलिनी आ गया न्यूज़पेपर की दुनिया में। वो फिर से अपनी पत्रकारिता का प्रयोग करके लोगों में ये भाव फैलाने लगा कि इटली इस समय बहुत डिवाइडेड है और हमको एक रूलर चाहिए जो इन सब लोगों को एक साथ लाए, उनमें एकता पैदा करे। 1919 में जब ट्रीटी ऑफ वर्साई हुई तो पूरी इटली की तरह मुसोलिनी भी खुश नहीं थे इस ट्रीटी के साथ, और उन्होंने इस बात की बहुत निंदा की कि हमारे जो लीडर्स हैं ये क्या कर रहे हैं, जाके इनको इतनी खराब ट्रीटी पे साइन कर दिया इन्होंने और हमको कुछ मिला ही नहीं। तो ये जो भावना थी वो लोगों में बहुत बढ़ रही थी और इसका बहुत फायदा उठाया मुसोलिनी ने। और फिर साल 1919 में मुसोलिनी ने स्थापना की फासिस्ट पार्टी की। ये पार्टी दरअसल फैसिज्म के प्रिंसिपल पे चलती थी। इसमें ऐसा माना जाता है कि पूरी जो पावर होती है देश की वो एक सरकार के पास होनी चाहिए और सरकार का जो मेन बंदा है वो एक बंदा होना चाहिए और सारी एग्जीक्यूटिव पावर, सारी इंपॉर्टेंट डिसीजंस उस एक ही बंदे के पास होने चाहिए। इसके अलावा सरकार के खिलाफ सोसाइटी में अगर कोई भी विरोध हो रहा है तो उसको बंद किया जाना चाहिए। लेबर यूनियंस, ट्रेड यूनियंस, स्ट्राइक्स को आउटलॉ कर देना चाहिए। मतलब अगर कोई स्ट्राइक कर रहा है तो वो गैर कानूनी है।
प्रोटेस्ट को आउटलॉ कर देते हैं। फैसिज्म में यह भी माना जाता है कि उस देश के लोग बाकी देश के लोगों से ज्यादा सुपीरियर हैं और इसीलिए फैसिस्ट जो आइडियोलॉजी है उसको फार राइट माना जाता है। तो साल 1919 में मुसोलिनी ने अपनी एक पार्टी बनाई, कॉमनली इसको कहते हैं द फैसिस्ट पार्टी। जैसे जर्मनी में नाजी पार्टी थी वैसे यहाँ पे फैसिस्ट पार्टी। इस पार्टी में मुसोलिनी के अंडर जितने भी कार्यकर्ता थे वो ब्लैक कलर का शर्ट पहनते थे, इसीलिए उन लोगों को ब्लैक शर्ट्स भी कहते थे। और ये जो कार्यकर्ता थे वो स्ट्रीट पे वायलेंस करते थे, कम्युनिस्ट और सोशलिस्ट जो लोग थे उन पे अटैक करते थे और उनके ऑफिसेस को जलाते थे, तोड़फोड़ करते थे। मुसोलिनी खुद अपने न्यूज़पेपर के ऑफिसेस में वेपन्स को स्टॉक पाइल करके रखता था, मतलब अगर कभी उसको जरूरत पड़े तो वेपन्स उसके पास ऑफिसेस में होते थे। इस तरह से धीरे 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 करके मुसोलिनी की पावर बढ़ रही थी और साल 1922 तक आते आते मुसोलिनी का इतना इन्फ्लुएंस हो गया था कि उसके जो ब्लैक शर्ट्स थे, उसके जो कार्यकर्ता थे, उन्होंने बहुत सारे इंपॉर्टेंट सिटीज पे अपना दबदबा बना लिया था। बट सबसे बड़ा जो एकदम टर्निंग पॉइंट वाला इवेंट था वो इटली की हिस्ट्री में हुआ साल 1922 में, अक्टूबर के महीने में। हुआ कुछ ऐसा कि मुसोलिनी एक बहुत बड़ी भीड़ के सामने खड़ा हुआ, हजारों की भीड़, और वहां पे उसने एक बहुत आइकॉनिक स्पीच दी। उस स्पीच की एक लाइन बहुत फेमस है, ईदर द गवर्नमेंट विल बी गिवन टू अस और वील सीज द गवर्नमेंट बाय मार्चिंग टू रोम। यानी या तो सरकार मुझे दी जाए या मैं रोम पे चढ़ाई करके सरकार छीन लूंगा। जब ये लाइन मुसोलिनी ने कही तो वहां पे उसके जो फॉलोअर्स थे वो बिल्कुल चीयर करने लगे, रोमा रोमा बोल के, यानी रोम पे चढ़ाई करो। ये था इन्फ्लुएंस मुसोलिनी का। और हुआ भी कुछ ऐसा ही, हजारों की तादाद में मुसोलिनी के फॉलोअर्स और लोग मार्च करने लगे रोम की तरफ, सरकार का तख्ता पलट करने के लिए। अब जो इटली की सरकार थी वो बिल्कुल घबरा गई। प्राइम मिनिस्टर को लगा कि ये तो गई सरकार अब, तो उसने बोला कि मैं इस एरिया को, जो रोम का एरिया है, वहां पे मैं मार्शल लॉ डाल दूंगा, यानी ये सिटी अब सीज के अंडर है, अटैक के अंडर है। बट जो वहां का किंग था, इटली का किंग जिसका नाम था विक्टर इमैनुअल, उसने इस बात के लिए अपनी रजामंदी नहीं दी। उसने कहा कि मैं मार्शल लॉ को यहां पे पास नहीं करूंगा और ये जो सीज का जो ऑर्डर है उसको मैं नहीं दूंगा। अब मुसोलिनी ने डिमांड किया किंग को कि मुझे प्राइम मिनिस्टर बनाया जाए। फाइनली किंग ने हार मान ली और साल 1922 जब बेनितो मुसोलिनी, सिर्फ एक 39 इयर्स का आदमी, इटली का यंगेस्ट प्राइम मिनिस्टर बन गया। इसके बाद साल 1924 में मुसोलिनी ने वापस इलेक्शंस करवाए और इस इलेक्शन में मुसोलिनी की पार्टी और एक और पार्टी ने मिलकर अपना अलायंस बनाया और उन पार्टीज के पास 66% की मेजॉरिटी थी। और अब इस तरह से मुसोलिनी की जो ताकत थी वो फुल एस्टैब्लिश्ड हो गई। इसके बाद ही मुसोलिनी ने सारे जितने भी और पॉलिटिकल पार्टीज थी उनको बैन कर दिया, मतलब और कोई पार्टी हो ही नहीं सकती। ट्रेड यूनियंस, लेबर स्ट्राइक्स, नॉर्मल प्रोटेस्ट, इन सबको आउटलॉ कर दिया गया। ऐसे न्यूज़पेपर जो उसके खिलाफ लिखते थे उनको आउटलॉ कर दिया गया। देखिए कितना आयरॉनिकल है, वो खुद एक पत्रकार था और ऐसे सरकार के खिलाफ लिखता था, बट अब जब वो पावर में आया तो उसने इन सारी चीजों को आउटलॉ कर दिया, मतलब ये सब कुछ इलीगल है। जनवरी के महीने में साल 1925 में मुसोलिनी ने एक नया टाइटल अपना लिया, द ड्यूस। जैसे जर्मनी में हिटलर का टाइटल था द फ्यूरर, वैसे ही इटली का हो गया द ड्यूस, यानी द लीडर, द सुप्रीम लीडर ऑफ इटली। मुसोलिनी की इस असीमित लोकप्रियता का एक बहुत बड़ा कारण यह था कि वो एक बहुत ही स्टाइलिश और बहुत ही इन्फ्लुएंशियल स्पीकर था, बहुत अच्छा वक्ता था। आप YouTube पे जाइए और मुसोलिनी के पुराने स्पीचेस देखिए। अगर आपको इटालियन भाषा नहीं भी समझ में आती है फिर भी उसकी स्पीचेस देख के आपको लगेगा कि यार कितना एनिमेट होके बोलता है, मतलब पूरा हाथ खोल खोल के बोल रहा है और ऐसे कर रहा है, ऐसे कर रहा है, और ये चेस्ट फुला के, मुंह फुला के, पूरा एक्टिंग थिएट्रिक्स करता था वो स्टेज पे और लोग एकदम खुश होते थे। उसकी जो बोलने की क्षमता थी वो बहुत ही अच्छी थी और इस एक कला ने उसको एक बहुत ही पॉपुलर लीडर बनाने में बहुत मदद की। सेम यही क्वालिटीज हिटलर में भी थी, वो भी एक बहुत ही अच्छा वक्ता था। तो देखिए पब्लिक स्पीकिंग कितना इंपॉर्टेंट होता है। फुल पावर एज्यूम करने के बाद मुसोलिनी ने फोकस किया इटली को रिबिल्ड करने के लिए, यानी वहां पे पब्लिक वर्क्स पे बहुत इन्वेस्टमेंट किया, बहुत सारे लोगों को वहां पे नौकरियां दिलवाई। इसीलिए जब शुरू में जब वो पावर में आया था तो लोग बहुत खुश हो रहे थे। लोग बहुत परेशान थे पहले और वहां पे सिचुएशन अच्छी नहीं थी, इकोनॉमिक हालत अच्छी नहीं थी, बट जब मुसोलिनी ने सब करना शुरू किया, लोगों को नौकरियां मिलने लगी तो लोग बहुत खुश हो रहे थे। उसके बाद जब 1929 में द ग्रेट डिप्रेशन आया और पूरी दुनिया की जो इकोनॉमी है वो पूरी गिर गई, स्पेशली
यूके, फ्रांस, यूएस, इवन जर्मनी की भी हालत खराब थी, उस समय भी इटली की हालत उतनी खराब नहीं हुई थी। वहां पे लोगों को नौकरियां मिल रही थी क्योंकि बड़ी मात्रा में पब्लिक वर्क्स हो रहे थे, इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड हो रहा था। उसके साथ साथ उसने मिलिट्री को भी बिल्ड किया, एयरफोर्स को उसने मॉडर्नाइज किया, इटालियन नेवी को उसने इतना स्ट्रांग बनाया कि मेडिटेरेनियन सी के एरिया में जो उसकी नेवी थी, इटालियन नेवी, उसकी स्ट्रेंथ ब्रिटिश और फ्रेंच नेवी की कंबाइंड फ्लीट की स्ट्रेंथ से ज्यादा थी। इतनी स्ट्रांग नेवी उसने वहां पे बना दी। ये सारी गतिविधियां जो थी, इन्होंने बहुत पॉपुलर किया मुसोलिनी को इटालियन जनता के बीच में। उस समय कहावत चलती थी दैट द ड्यूस इज ऑलवेज राइट, मुसोलिनी कभी गलत कर ही नहीं सकता। मुसोलिनी का एक मानना था कि जितने भी स्ट्रांग कंट्रीज होते हैं, उनका ये राइट होता है, उनका ये अधिकार होता है कि आसपास के जो कमजोर देश हैं उन पे वो हमला करके उनको रूल करें और उनको प्रोटेक्ट करें। ये उसका मानना था। इसीलिए जब अपनी स्ट्रांग पोजीशन उसने बना ली तो उसका ये था कि इटालियन एम्पायर को बड़ा किया जाए। और फिर उसने पहला जो उसका टारगेट था वो था एक कंट्री अफ्रीका में जिसका नाम है अबिसिनिया, अब इसको इथियोपिया कहते हैं। अबिसिनिया के साथ इटली की एक पुरानी दुश्मनी थी, इटली को एक्चुअली हराया था इन लोगों ने और इसलिए इटली में बहुत नफरत थी इन लोगों के प्रति। और एक्चुअली अबिसिनिया के जो आसपास का एरिया था वहां पे ऑलरेडी इटालियन प्रेजेंस था, तो इसीलिए मुसोलिनी ने सोचा कि अब अबिसिनिया पे अटैक करने का समय आ गया। तो साल 1935 में इटालियन फोर्सेस ने झगड़ा कर लिया अबिसिनियन फोर्सेस से अबिसिनिया के अंदर, और इस तरह से अब इन दोनों देशों में प्रॉब्लम शुरू हो गए। अब यहां पे बात यह थी कि अबिसिनिया की आर्मी बहुत ही बेसिक थी, उनके पास कोई मॉडर्न वेपन्स और इक्विपमेंट नहीं थे। इटली ने धुआंधार अटैक किया अबिसिनिया के ऊपर। इटली के पास एक मॉडर्न एयरफोर्स थी, तो इसीलिए जब उनके एयरक्राफ्ट हवा में आते थे तो उनको चैलेंज करने के लिए, उनको रोकने के लिए अबिसिनिया के पास कुछ नहीं था। एंड दैट्स व्हाई इटालियन एयरफोर्स हैड कंप्लीट सुपीरियरिटी ऑन द स्काईज ऑफ अबिसिनिया। हवा से इटालियन एयरक्राफ्ट बॉम्ब्स ड्रॉप कर रहे थे, बहुत बार तो उन्होंने पॉइजन गैस के बॉम्ब भी ड्रॉप किए, जबकि पॉइजन गैस अब आउटलॉड थी, उनको यूज करना इलीगल था, फिर भी उन्होंने बॉम्ब्स ड्रॉप किए। और ग्राउंड पे मॉडर्न आर्मी थी इटली के पास, उन्होंने अटैक्स लॉन्च किए। और अबिसिनिया की आर्मी बहुत ही बेसिक थी, उनके पास कोई इक्विपमेंट नहीं था, उनके पास पुरानी बंदूकें थी, और इसीलिए सिर्फ 6 महीने के अंदर इटली ने पूरी तरह अबिसिनिया को अपने कंट्रोल में ले आया। एम्परर हैली सेलेसी ने एक्चुअली एड्रेस किया लीग ऑफ नेशंस को, और उसने कहा कि जनरली यहां पे आके एम्परर्स एड्रेस नहीं करते, बट फिर भी मैं यहां पे आया हूं ये बोलने के लिए कि लीग ऑफ नेशंस को बनाया ही इसलिए गया था ताकि जब भी कोई कॉन्फ्लिक्ट हो फ्यूचर में तो उस कॉन्फ्लिक्ट को रोके। बट अब देखिए, लीग ऑफ नेशंस का ही एक मेंबर देश है इटली जो हमारे ऊपर अटैक कर रहा है, और हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं, दरख्वास्त करते हैं कि इसके खिलाफ कुछ एक्शन लिया जाए, इटली से बोला जाए कि वहां से हटें। फिर भी लीग ऑफ नेशंस ने एज यूजुअल कुछ नहीं किया। जब ये अबिसिनिया का कैप्चर पूरा हो गया तो मुसोलिनी की पॉपुलैरिटी अगर यहां तक थी पहले से, तो वो और ऊपर गई। इटालियन जनता को लगा कि अब इटालियन एम्पायर बड़ा होगा और ये मुसोलिनी हमको ग्रेटनेस तक लेके जाएगा। ये जो पूरा इंसिडेंट था, इसने 2 बातें प्रूव की। पहली कि लीग ऑफ नेशंस किसी काम का नहीं है, जिस काम के लिए इसको बनाया गया था वो वही काम नहीं कर पा रहे, तो कोई फायदा नहीं है इनसे अपील करने का। दूसरी बात, जो लीग ऑफ नेशंस पे इंपॉर्टेंट कंट्रीज थे एलाइड साइड पे जो जीते थे, यूके और फ्रांस, ये दोनों कंट्रीज अब किसी भी हालत में लड़ाई करने के लायक नहीं थे। वो चाहते थे कि वो दूसरों की लड़ाई से दूर रहें, क्योंकि उनकी अब बिल्कुल भी हालत नहीं थी कि वो लड़ाई को सपोर्ट कर पाएंगे। जब ये साबित हो गया कि लीग ऑफ नेशंस अब किसी काम का नहीं है, इसी वजह से और हिम्मत मिली इटली को और उसके साथ साथ जर्मनी को। यूरोप में एक ही सबसे ज्यादा पावरफुल कंट्री था उस समय, और वो था जर्मनी। अब जर्मनी के हिटलर और इटली के मुसोलिनी के बीच में शुरुआत में बहुत बनती नहीं थी, बट जब उन्होंने देखा कि उन लोगों का एक ही स्टाइल है, एक ही तरीका है आगे एक्सपैंड करने का, तो उन लोगों में आपस में समझौते होने लगे। और देखिए 1936 में जब स्पैनिश सिविल वॉर हुआ था, तो इटली और जर्मनी इन दोनों देशों ने मिलकर एक्चुअली हेल्प की स्पैनिश सिविल वॉर को सपोर्ट करने के लिए, और जो स्पैनिश में जो समय गवर्नमेंट थी उसको हटाने के लिए। उसके बाद 1937 में इटली ने भी लीग ऑफ नेशंस को छोड़ दिया। जर्मनी तो ऑलरेडी छोड़ चुके थे 1933 में, बट अब ये लोग भी बाहर आ गए। उसके बाद जब साल 1938 में हिटलर ने ऑस्ट्रिया पे हमला किया, तो उसमें भी मदद की मुसोलिनी ने जर्मन फोर्सेस की ऑस्ट्रिया पे कब्जा करने के लिए। 1939 में मई के महीने में जर्मनी और इटली के बीच में एक पैक्ट साइन हो गया। इस पैक्ट को कहते हैं पैक्ट ऑफ स्टील, और इसी के साथ सेकेंड वर्ल्ड वॉर की एक्सिस फोर्सेस जो थी उनका गठन हो गया।
इन्हीं एक्सियल फोर्सेस को बाद में आके जापान ने भी ज्वाइन किया था। जब 1939 में जर्मनी ने एक्चुअली इन्वेड किया पोलैंड को और सेकेंड वर्ल्ड वॉर ऑफिशियली स्टार्ट हुआ यूरोप में, उस टाइम इटली ने कुछ नहीं किया, वो लोग न्यूट्रल थे, क्योंकि मुसोलिनी थोड़ा सा नर्वस था कि यहाँ पे होगा क्या, और वो अभी तैयार नहीं था फुल स्केल वॉर डिक्लेयर करने के लिए यूके और फ्रांस के अगेंस्ट। बट जब उसने देखा कि हिटलर लगातार सक्सेसफुल हो रहा है स्टार्टिंग में, तो फिर उसने भी अगले साल 1940 में वॉर डिक्लेयर कर दिया यूके और फ्रांस के अगेंस्ट, और इसी के साथ इटली भी अब पूरी तरह सेकेंड वर्ल्ड वॉर में उतर गया। तो ये थी कहानी कि कैसे इटली ने जिस साइड के साथ लड़ाई की थी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में, उसी के अगेंस्ट लड़ाई की सेकेंड वर्ल्ड वॉर। ये जो पूरी कहानी है इटली के इन्वॉल्वमेंट की सेकेंड वर्ल्ड वॉर में, इसमें दो बातें बहुत इंपॉर्टेंट है जो सामने उभर के आती हैं। पहली चीज तो ये कि देखिए, एक इंसान का, बेनिटो मुसोलिनी का कितना बड़ा रोल था इटली को वॉर में इन्वॉल्व करने के लिए। देखिए, एक इंसान, पूरे कंट्री में कितने लोग होते हैं, लाखों करोड़ों लोग होते हैं, बट एक इंसान कहां से कहां लेके जा सकता है, फुल लड़ाई करवा सकता है एक कंट्री की। और एक दिलचस्प बात यह है कि ये एक जर्नलिस्ट था। मीडिया के जो लोग होते हैं, पत्रकार होते हैं, उनके पास अगर आप सोचिए तो कितना इन्फ्लुएंस होता है, कितना पावर होता है। वो लोगों को एड्रेस करते हैं, लोगों से बात करते हैं, न्यूज छापते हैं, और उनके पास ये पावर होती है कि वो लोगों को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। तो मैं समझता हूं कि मीडिया के लोगों का बहुत बड़ा रोल होता है किसी कंट्री को बिल्ड करने के लिए, वॉर की तरफ धकेलने के लिए, सिविल वॉर करवाने के लिए बहुत बड़ा रोल प्ले करती है मीडिया, और खासकर कुछ इंपॉर्टेंट जर्नलिस्ट। दूसरी बात जो निकल के आती है इस कहानी से, वो ये है कि लीग ऑफ नेशंस, ऐसी संस्था जिसको बनाया गया था लड़ाई को रोकने के लिए, वो कितनी इनइफेक्टिव थी। जो उसके मेंबर कंट्रीज थे, उन्होंने ये आपस में इस बात का प्लेज किया था कि हम एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे, लड़ाई नहीं होने देंगे, बट ये सब कुछ हो रहा था और लीग ऑफ नेशंस कुछ भी नहीं कर पा रही थी। इसीलिए जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ तो लीग ऑफ नेशंस को बंद कर दिया गया, क्योंकि किसी काम की संस्था नहीं थी। लीग ऑफ नेशंस में जो कंट्रीज हैं वो भी है तो कंट्रीज, और अगर कोई एक देश बहुत टैंट्रम्स कर रहा है, बहुत अपनी मनमर्जी चला रहा है, तो उसको रोकने के लिए बाकी कंट्रीज आते हैं ताकि वो साथ में मिलकर उसको रोक पाए। बट अगर जो उसको रोकने वाली जो कंट्रीज हैं, जो साथ में मिलकर आ रही हैं, उनमें आपस में ही अगर एकता नहीं है, अगर वो आपस में ही डर रहे हैं लड़ाई करने के लिए, तो फिर एक ऐसी संस्था का कोई काम ही नहीं है। और इसलिए देखिए, आज भी जो यूनाइटेड नेशंस है, उसमें ये बहुत जरूरी होता है कि अगर एक कंट्री कोई बहुत अपनी मनमर्जी कर रही है, तो बाकी कंट्रीज मिलके आए और उसको रोकने की कोशिश करें। नहीं तो ऐसा ही होता है, एक सिचुएशन हाथ से निकलती जाती है, वो एक कंट्री अपने आप को एक्सपैंड करती जाएगी और फिर उसको रोकना इम्पॉसिबल हो जाता है। अगर आपको हिस्ट्री में जनरली इंटरेस्ट है तो आप मेरा इंस्टाग्राम पेज फॉलो कर सकते हैं, लिंक मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा।